शादी की रात बीवी ने शोहर को अपने करीब भी न पटकने दिया। जब शोहर ने जोर ज़बरदस्ती से कई घंटों तक अपना हक वसूल किया तो फिर ऐसा वाक़या पेश आया कि शोहर अपना सर पकड़े ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि उसकी बीवी की तो आज मैं बेहद खुश था। जिस दिन का बरसों से इंतज़ार किया था वो दिन आखिरकार आ ही गया था। मेरे यार दोस्त मुझे घेरे हुए थे और मैं बेसब्री से उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था कि कब ये लोग मुझे मेरे कमरे में जाने देंगे जहां मेरी दुल्हन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मुझे छोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में जाने लगा मेरी बहनें पैसों की फरमाइश लेकर दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हो गई। काफ़ी वक्त उसी में ज़ाया हो गया। सब दोस्तों ने आपस में हंसी मजाक और रौनक लगाई हुई थी, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मैं बस अपनी दुल्हन से मिलने का इंतज़ार कर रहा था और ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। मेरा दिल अपनी दुल्हन के लिए बहुत बेताब था। मैं उसका हसीन रूप देखने के लिए बेहद मुश्ताक था, मगर वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रस्में और रवायती सरगर्मियाँ भी भूल तूल पकड़ रही थी और मैं उन फजूल रस्म व रिवाज से बेजार हो गया था। कभी कोई रस्म, कभी कोई बहाना, मगर आखिरकार रस्में ख़त्म हुई और अल्लाह अल्लाह करके मुझे कमरे में जाने की इजाज़त मिली। मैं ये सोचे बैठा था कि मेरी दुल्हन सजी संवरी रवायती दुल्हन की तरह घूंघट में छुपी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मेरी बीवी ने ज्वेलरी, लहंगा और मेकअप उतार कर सादा कपड़े पहन रखे थे और मुंह धोकर आराम से बैठी थी। ये मंजर देखकर मुझे झटका लगा। फिर सोचा कि शायद वो थक गई होगी, कब से इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन उसके ऐसा करने से मेरा दिल उदास हो गया था। ये रात तो रोज़ रोज़ नहीं आती, वो थोड़ा और इंतज़ार कर लेती तो क्या जाता। मायूसी के साथ मैं दिल को तसल्ली देता हुआ उसके करीब गया, उसे सलाम किया, लेकिन उसने बेजारी से जवाब दिया। मैंने उसे अपना वहम समझा और उसका नरम हाथ थाम कर अपने दिल की बातें करने लगा। मैं उसे अपनी मोहब्बत और अपनायत से भरे जज्बात बता रहा था। कैसे उसके साथ निस्बत तय होने की बाद मेरे रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही, जैसे मेरी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ कुछ करीब होने की कोशिश की, उसने मुझे धक्का देकर खुद से दूर किया और सख्ती से कहा, खबरदार मेरे करीब मत आना। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और फौरन पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या ये इस वजह से है कि मैं देर से आया हूँ? मैंने वजाहत दी कि शादी के मौका पर यार दोस्त अक्सर तंग करते हैं और मुझे ज़बरदस्ती रोका गया था, वरना मैं खुद तुम्हारे पास आने के लिए बहुत बेताब था। मैंने मुस्कुरा कर उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की सर्द महरी देखकर मेरा दिल मज़ीद बोझल हो गया। लेकिन मुझे अब भी यकीन था कि मैं उसे मना लूँगा, लेकिन उसकी तरफ से जो जवाब मुझे मिला उसे सुनकर मेरा दिल बुझ गया। उसने कहा कि तुम देर से आते या जल्दी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बला से चाहे तुम सारी रात ना आते। खैर, अब मुझे नींद आ रही है और मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले कि तुम मेरे करीब आओ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। वो इतनी बेदर्दी से ये सब कुछ भूल रही थी कि जैसे मेरे कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। गुस्से की शिद्दत से मेरा दिल जैसे फट रहा था और दिमाग में आग सी भड़क रही थी। जो कुछ मेरे दिल पर गुजर रही थी उससे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। शादी की पहली रात अगर दुल्हन ये कह दे कि वो किसी और से मोहब्बत करती है तो ये सुनकर इंसान पर क्या गुजरेगी। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मेरा दिल बड़े ज़ोर से टूट गया था। बरसों से जिस दिन का इंतज़ार किया था, ना जाने कितने ख्वाब सजाए थे, वो सारे ख्वाब पल भर में बिखर गए। उसकी ये बातें सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कोई भी मर्द अपनी बीवी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं भी एक रवायती मर्द था, कैसे बर्दाश्त कर लेता। मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी तो मुझसे शादी क्यों की?
उसी से शादी कर लेती जिसे तुम पसंद करती थी। ये कहकर मैंने अपने गले में पहना हुआ फूलों का हार खींचकर फेंक दिया। मेरी बेकदरी पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। शहर को मैंने दिल की गहराइयों से चाहा था और आज जब वो मेरी थी तो बदकिस्मती से उसके दिल में किसी और की मोहब्बत बसी हुई थी। ये बात मेरे दिल को बुरी तरह मजरूह कर रही थी और अंदर ही अंदर मैं टूट रहा था। मैं एक रवायती मर्द था और अपनी बीवी की ज़बान से किसी और की मोहब्बत का सुनना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जो कुछ हुआ वो तो माजी का हिस्सा बन गया, लेकिन मेरी बीवी मेरी ही सेज पर बैठकर किसी गैर से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी और ये बात मेरे दिल में रुकावट और गुस्से की आग भड़का रही थी। मगर फिर भी उसकी खूबसूरती देखते हुए मेरा गुस्सा कुछ कम होने लगा। मैंने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की और कहा, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में था अब उसे भुला दो। अब मैं तुम्हारा शोहर हूँ और महरम हूँ। तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। मैं उसे प्यार से समझा रहा था कि इस मुआशरे में ऐसी औरतों की कोई इज्जत नहीं होती जो अपने शोहर के साथ मुखलस ना हो। एक अच्छी औरत वही समझी जाती है जो अपने शोहर की फर्माबरदार होने के साथ साथ उसके साथ वफादार भी हो और अपने शोहर की अमानत समझे। मैंने उससे बहुत नरमी से बात की, दिल को समझाया कि शायद उसका दिल मोम हो जाए, लेकिन वो तो जैसे पत्थर की बनी थी। जब उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गया तो बस वही लम्हा था जब मेरे अंदर का मोहब्बत करने वाला इंसान मर गया और एक वहशी जाग उठा। अपनी बेकदरी और बेबसी के एहसास ने मुझे आग बगौला कर दिया था। दिल में जो आग लग चुकी थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। मैंने उसके गले से दुपट्टा खींचा और कहा कि मैं अपना हक इस्तेमाल करूँगा क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। फजर जैसे ही मैं उसके करीब हुआ तो उसने अचानक एक ऐसी हरकत की कि अगर मेरी जगह कोई भी मर्द होता तो ये बर्दाश्त न कर पाता, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था। मैंने खुद को तसल्ली दी और दिल में सोचा कि शायद प्यार से समझाने पर वो बदल जाए और इस शख्स को बुलाकर मुझसे मोहब्बत करने लगे, मगर उस पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। मेरे लिए ये फ़ैसला बहुत मुश्किल था। उसने मेरी मोहब्बत को पहली नज़र में ही ठुकरा दिया था और मेरे दिल पर गुजरने वाली क़यामत को नज़रअंदाज कर रही थी। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं उसका शोहर हूँ और उसे सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है। उसकी बेहसी और बेवफाई की हदों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं एक ऐसा शख्स था जिसने हमेशा अपनी ज़िंदगी के हर जज्बे और मोहब्बत को अपनी बीवी के लिए महफूज रखा था। मैंने कभी ज़िंदगी में बेराहवी नहीं अपनाई, हमेशा पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारी। फिर मेरी ज़िंदगी में सहर आई। मैं नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर गया था जहां मेरी खाला का घर भी था और वहां मेरे क़याम का पहले से बंदोबस्त किया गया था। खाला के घर के ऊपर एक कमरा खाली था और मैं वहीं रहने लगा था। सहर मेरी खाला की नंद की बेटी थी, एक शौक और मॉडर्न लड़की जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो ज़िंदगी से भरपूर थी और पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गई। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी और मुझसे भी आते जाते बात कर लिया करती थी। उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ सहरा में खुले हुए फूलों की तरह महसूस होती थी। मुझे कब उससे मोहब्बत हो गई ये भी मुझे पता नहीं चला। मैं जानता था कि मेरी मोहब्बत एक तरफा है और सहर को इसका इल्म नहीं था। मैंने कभी उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि मैं चाहता था कि इज्जत के साथ उसके घर में रिश्ता भेजूं, लेकिन पहले मैं उसकी मर्ज़ी जानना चाहता था। तहम मुझे कभी उस बारे में बात करने का मौका ही न मिला। जब वो मेरे सामने आती तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या कहूँ। मेरे मुंह से अल्फाज अदा ही नहीं हो पाते थे और वो हल्की फुल्की बात करके वापस चली जाती। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद मैं कभी उससे इजहार न कर पाया। आखिरकार मैंने अपने एक करीबी दोस्त से मशवरा किया। पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया और खूब छेड़छाड़ की और मैं मुस्कुराते हुए उसकी बातों को एंजॉय करता रहा। मैं जानता था कि इस पर किसी का जोर नहीं चलता। जब दिल काबू में ना रहे तो बेहद पार सा इंसान भी बेकरार हो जाता है।
اور میں بھی اسی حالت میں تھا۔ محبت کا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن میں اس کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سحر کے گھر میں رشتہ بھیجنے کا ارادہ کیا اور اپنی خالہ سے اس بارے میں بات کی۔ میری خالہ بھی سحر کو بہت پسند کرتی تھی اور اس بات سے خوشی ہوئی، لیکن خالہ کو یہ علم نہیں تھا کہ سحر کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے خوشی خوشی میری ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میری پسند کو راز میں رکھا۔ مہینے کے آخر میں جب میں اپنی ماں سے ملنے آیا تو خالہ بھی میرے ساتھ چلی آئی اور آ کر چپکے سے میری ماں کے کان میں سحر کے رشتے کی بات ڈال دی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد سحر کو اپنا لوں تاکہ محبت میں بے قرار دل کو کچھ سکون مل سکے اور میں کھل کر اس کا دیدار کر سکوں، مگر ایسا ہونا ناممکن لگ رہا تھا۔ میری ماں نے خالہ کے گھر جانے میں کافی وقت لیا کیونکہ وہ بہت مصروف تھی، اور اب وقت نکال کر خالہ کے گھر آئیں۔ خالہ نے سحر اور اس کی ماں کو بھی اپنے گھر بلوا لیا۔ یوں دونوں گھر کی عورتوں کی بات چیت ہو گئی۔ اس وقت سحرا بھی ابھی تک انجان تھی کہ میں نے اس کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ جب میں چھت سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ مجھے لگا کہ شاید سحر کو رشتے کی بات کا پتہ ہے، اس لیے وہ مجھ سے شرما رہی ہے۔ میرے دل میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی محبت یک طرفہ نہیں تو دل میں بہاریں اترتی ہیں۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا، خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشی بہت عارضی ہے۔ سحر کی ماں نے بھی مجھے بہت پسند کیا اور دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں بات کی اور باہمی رضامندی سے ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ سحر کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ رشتہ کرتے وقت لڑکی سے کم ہی پوچھا جاتا تھا، شاید سحر نے بھی نہیں پوچھا گیا۔ ہماری منگنی ہو گئی اور سحر نے خالہ کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے درمیان انا ختم کر دی جاتی ہے۔ میرے پاس سحر کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا۔ خالہ نے ایک دو بار مجھ سے کہا کہ میں سحر کا نمبر لے دوں، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا کیونکہ میں صرف شادی کے بعد سحر کو اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا۔ جب وہ میری محرم ہوتی اور میرے پہلو میں بیٹھی ہوتی تو حال دل سنانے کا مزہ ہی الگ ہوتا۔ کبھی سست روی سے تو کبھی تیزی کے ساتھ دن گزرتے رہے۔ میں سحر کو حاصل کرنے کے لیے بے قراری سے دن گزار رہا تھا۔ ہماری منگنی تقریباً 7 ماہ رہی اور 7 ماہ کے بعد اچانک سحر کے گھر والے شادی کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ اب میرا بھی سحر کے بغیر دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے اپنی ماں کو جلد از جلد شادی کرنے کا کہا۔ میری ماں جیسے میری ہاں کرنے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہماری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور سحر بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے میں محبت کرتا تھا اسے میں نے حاصل کر لیا ہے۔ شاید مجھے پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سحر کی صورت میں انعام سے نوازا تھا۔ شادی کی رسمیں کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور میں بہت دیر سے اپنے کمرے میں پہنچا جہاں سحر دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے تمام خواب چکنا چور ہو گئے، لیکن میں نے مصلحت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب میں سحر کے قریب ہوا تو اس نے مجھے بے حسی سے دھتکار دیا۔ اپنا ٹھکرایا جانا میرے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ میں نے سحر کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ جب وہ میری کسی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی اور اس نے مجھے دھکا دے دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کا دوپٹہ گلے سے کھینچ کر پھینک دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور میرا اس پر حق ہے، زبردستی ہی صحیح، لیکن میں کئی گھنٹوں تک جی بھر کے اپنا حق وصول کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا۔ اب سحر پر میری مہر لگ چکی تھی، اب وہ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ سحر روتے ہوئے مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور اس کے احتجاج کرنے کے باوجود نہ چھوڑا اور سو گیا۔ نئی نئی محبت کو پا لینے کی خماری میں میں نے سحر کی آنکھوں کا قرب بھی نہیں دیکھا۔ صبح جب میں اٹھا تو مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، مگر میں اور کیا کر سکتا تھا۔ مجھے یہ سب کرنے پر سحر نے خود ہی مجبور کیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے سحر کے ساتھ کبھی بھی زور زبردستی نہیں کی، بلکہ اپنی اس بے اختیاری حرکت پر شرمندہ تھا اور کئی بار سحر سے
माफ़ी भी मांगी, मगर मेरे माफ़ी मांगने पर वो इसी तरह हो जाती जैसे उसने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। मैंने सहर को मनाने की कोशिशें जारी रखीं, मगर वो मानने को तैयार न थी। वो शाम के वक्त कंबल ओढ़कर सो जाती और सुबह मेरे जागने से पहले ही कमरे से निकल जाती थी, और वो मुझे अपने साथ बात करने का मौका भी नहीं दे रही थी। मगर मुझे बहरहाल उसके साथ बात करनी थी और उसे मनाना था, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। फिर एक दिन सहर ने वो कर दिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर मुझे सहर के दिल में जलते तूफ़ानों की ज़रा सी भी भनक पड़ जाती तो मैं कोई ना कोई एहतियाती तदबीर कर लेता, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। मोहब्बत का बहुत भयानक रूप मेरे सामने आया था, जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया, क्योंकि आज सहर घर से भाग गई थी। उसके इस अमल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद मुझे उसकी तरफ से तलाक का नोटिस भी मिल गया और मैंने चुपचाप उसे तलाक दे दी। सहर से तलाक के बाद कुछ ही वक्त गुजरा था कि मेरी अम्मी ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी कर दी। मैंने भी खामोशी से उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी मोहब्बत को पा लेने के बाद उसका अंजाम देख चुका था, और अब मैं अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना चाहता था। सहर के उस जानलेवा अमल ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। जब भी मैं घर से बाहर जाता तो लोग मुख्तलिफ बातें करते कि ये वो शख्स है जिसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी। उन बातों ने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया था और मैं मुसलसल डिप्रेशन में चला गया। जब मेरी माँ ने मेरी ये हालत देखी तो उन्होंने यही सोचा कि मेरी शादी कर देना ही इस मसले का हल है, वरना मैं इस डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। लिहाजा बड़ी सादगी से मेरी दूसरी शादी कर दी गई, और शायद ये फ़ैसला मेरे हक़ में बेहतर साबित हुआ। हालांकि शादी के नाम से मेरा दिल बेजार हो चुका था, मगर मेरी दूसरी बीवी रूहा बहुत ही नेक और ख्याल रखने वाली थी। वो हमेशा मेरे आसपास रहती और मुझे ऐसा महसूस करवाती जैसे मैं उसके ख्वाबों का शहज़ादा हूँ। अफसोस ये सब कुछ मुझे सहर से चाहिए था, मगर जल्द ही मैंने समझ लिया कि रूहा जैसी वफ़ादार और इज़्ज़त करने वाली बीवी को इसके सारे हकूक़ देने चाहिए। मैं उसे सहर की बेवफाई की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता था। शुक्र है मैंने बर वक्त सही फ़ैसला किया और रूहा ने मेरे घर को जन्नत बना दिया। कुछ सालों में उसने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा। मैं उसकी दिल से इज़्ज़त करने लगा और उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। मैं अपनी माजी की तलखियाँ भूलना चाहता था और सहर को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे ढूंढकर मैं मज़ीद बदनामी नहीं उठा सकता था। मगर एक दिन जब मैं बाज़ार जा रहा था, वहाँ अचानक मैंने सहर को देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ये वो सहर नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो बगैर दुपट्टे के पागलों जैसी हरकतें कर रही थी और इधर उधर बेमकसद घूम रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में एक लम्हे के लिए अंधेरा छा गया। मैंने हमेशा ये सोचा था कि सहर किसी महफूज मुकाम पर पहुंच चुकी होगी, मगर हकीकत ये थी कि वो गलियों और बाज़ारों में पागलों की तरह ख़वार हो रही थी। उसी लम्हे वो भागते हुए सड़क के दूसरी तरफ चली गई। एक बुजुर्ग वहाँ बैठा भीख मांग रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये लड़की कौन है। उसने बताया कि ये लड़की एक लड़के के चक्कर में अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी, मगर उस लड़के ने उसके साथ बेवफाई करते हुए उसे धोखा दिया और छोड़ दिया। ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाने के बाद वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी और अब गलियों में भटकती फिरती है। अक्सर दरिंदे उसके बेबसी का फ़ायदा उठाते हैं और उसे अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। वो बुजुर्ग तो बेपरवाही से ये सब कह रहा था, मगर उसकी बातें मेरे दिल पर बहुत बुरी तरह से चल रही थी। सहर जैसी हंसती मुस्कुराती लड़की का ये अंजाम, मेरा दिल उस दुख से भर गया। मैं तो उसे महल की रानियों की तरह रखना चाहता था, मगर उसने खुद ही अपने लिए ये रास्ता चुन लिया था। दोस्तों, इस सबक आमोज़ कहानी से हमें ये बात समझ में आती है कि इस सारे मामले में कसूरवार सिर्फ अकेली सहर ही नहीं थी, बहुत बड़ा कसूर उसके वालिदैन का
बुरा भी था। जब वो जानते थे कि उनकी बेटी किसी और शख्स को पसंद करती है तो फिर उन्होंने सैर की खुशियों का गला घोंटकर क्यों ज़बरदस्ती मेरे पल्लू से बांध दिया था। क्या वो लोग नहीं जानते थे कि ज़बरदस्ती की शादियों का क्या अंजाम होता है। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, हर किसी का अलग अलग मिजाज और ज़िंदगी गुजारने का अलग ही मेयार होता है। सैर को मैंने समझाने की मैंने सरतोड़ कोशिश की थी। उसके वालिदैन ने भी उसे बहुत समझाया था कि वो लड़का सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारी कर रहा है, मगर उस वक्त उसके सर पर मोहब्बत सवार थी और सारी दुनिया उसे अपनी दुश्मन नज़र आती थी। दरहकीकत सैर ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, बल्कि उसने खुद अपने साथ ही दुश्मनी की थी। सैर उन लड़कियों में से नहीं थी जो वालिदैन की मर्जी पर सर झुकाकर शादी करती हैं और फिर उम्र भर उस शादी को निभाती हैं और अपनी पहली मोहब्बत को दिल के अंदर दफन कर देती हैं। सैर जैसी बागी लड़कियां बहुत शिद्दत पसंद होती हैं, मामला चाहे मोहब्बत का हो या नफ़रत का हो, गर्ज वो हर मामले में शिद्दत पसंद होती हैं और फिर बिलाकर उनकी यही शिद्दत पसंद उन्हीं के लिए नुकसान का बायस बन जाती है। मैंने सैर का ये इबरतनाक और सबक आमोज़ अंजाम देखकर दुखी दिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मेरी पहली मोहब्बत सैर के लिए आसानियाँ पैदा करे। दोस्तों, अगर शरीयत के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और फिर भी उनके बड़े उनकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं तो क्या शरीयत में ये शादी जायज़ है कि नहीं। दोस्तों, इस्लामी रवैये से इसका वाज़ह जवाब ये है कि हर आकिल बालग लड़के और लड़की पर निकाह के मामला में जबर और ज़बरदस्ती करना दुरुस्त नहीं है। यूँ वालिदैन को चाहिए कि वो निकाह के मामला में एहतियात बरतते हुए अपने बच्चों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा करें और दूसरी जानब औलाद को भी चाहिए कि वो भी अपने वालिदैन को अपना खैर ख्वाह समझते हुए उनकी पसंद को अपनी पसंद पर तरजीह दिया करें, इसलिए कि अमूमन वालिदैन और बुजुर्गों के तय करदा रिश्ते आगे चलकर खुशगवार साबित होते हैं। मुमकिन है कि एक चीज़ फ़िलहाल नापसंद हो लेकिन बाद में वो खैर और मोहब्बत का ज़रिया बन जाए, और जो रिश्ते वक्ती जज्बात में बह कर किए जाते हैं तजर्बे से साबित है कि वो अमूमन ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहते। वक्ती पसंद बाद में नापसंदगी में तब्दील हो